हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ डिड द फिजिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर हैपन, यानी कि मुगल एम्पायर के फिजिकली टुकड़े कैसे हुए, कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में मुगल एम्पायर बंटना शुरू हुआ। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग हमारी हुई थी हैदराबाद से, बंगाल आया, फिर अवध आया। ठीक है, तो कैसे टुकड़े हुए इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और फिर मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था 1719 से लेकर 1748 तक का, उस ड्यूरेशन में क्या हुआ मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि मोहम्मद शाह जो रंगीला थे, मोहम्मद शाह रंगीला। देखो, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में। मोहम्मद शाह रंगीला का नाम, एक्चुअली इनका रंगीला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इनको ना पेंटिंग्स वगैरह ज़्यादा पसंद थी, इसलिए इनका नाम मोहम्मद शाह रंगीला था। तो मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो में कि मोहम्मद शाह रंगीला का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि अभी तक तो जो बर्बादी होती आई है मुगल एम्पायर की वो तो ठीक थी, लेकिन जो चीज़ें और भी थोड़ी बहुत बची थी मुगल एम्पायर में, उन सब चीज़ की भी, उन सब हर एक बात की बर्बादी, चाहे वो लोगों का अटैक हो मुगल एम्पायर पे, चाहे चोरियां हो, चाहे फाइनेंशियली मिलिट्री की तरह जो भी इनका नुकसान हुआ, जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा था ना, उसका भी अंत इसके टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर फिजिकल जो मुगल एम्पायर के फिजिकल टुकड़े हुए वो कैसे हुए, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था कि हम पढ़ रहे थे कि मोहम्मद शाह क्या एक पपेट किंग थे। ठीक है, एक चौथा ऐसा राजा था, ठीक है, जो कि सैयद ब्रदर्स ने राजा बनाया था मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक है, फोर्थ पपेट किंग था। और मोहम्मद शाह भी क्या हुआ, एक तरह से ये सोचने लग गए कि मुझे भी एक अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। ठीक है, मोहम्मद शाह को भी ये बाद में रियलाइज हुआ कि मुझे भी ना पपेट किंग बनकर नहीं रहना, मुझे एक आज़ादी जिंदगी जीनी है। तो मैं इन सैयद ब्रदर्स का क्या करूं, मैं किसी के आगे हाथ जोड़कर नहीं रह सकता, किसी के आगे झुककर नहीं रह सकता, मुझे अपना राज करना है, अपनी चीजें करनी है, तो सैयद ब्रदर्स को मरवाना होगा। तो मोहम्मद शाह ने भी सैयद ब्रदर्स को मरवाने के लिए प्लान बनाया। तो मोहम्मद शाह सबसे पहले किससे, देखो, अगर सैयद ब्रदर्स को मरवाना है ना, तो मोहम्मद शाह जाकर मिले किससे, निजाम उल मुल्क से और असफ जहां। यानी देखो, निजाम उल मुल्क और असफ जहां एक ही इंसान है। ठीक है, इनके दो नाम थे, निजाम उल मुल्क कहीं पर आपको देखने को मिलेगा, कहीं पर असफ जहां वन करके देखने को मिलेगा। दो भाई थे निजाम, और दूसरा बंदा था मोहम्मद आमीन खान तुरानी। ठीक है, तो ये दो भाई थे, इनसे जाकर मोहम्मद शाह मिले, मोहम्मद शाह रंगीला, और इन्होंने कहा कि भाई देखो कि मुझे ना अपने राज में अपने इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है, मुझे आज़ादी से रहना है, मुझे ना किसी आगे झुक के नहीं रहना। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारी कुछ मदद करें, जिसके बदले में हम आपको अच्छी से अच्छी पोस्ट मुगल एम्पायर में दे देंगे। ठीक है, अगर आपको जो भी अच्छी पोस्ट चाहिए वो हम आपको देंगे, लेकिन मुझे आपकी कुछ मदद चाहिए कि मैं चाहता हूं कि मैं ये सैयद ब्रदर्स हैं, इनके आगे झुककर ना रहूं, आप मुझे इनसे आज़ादी दिलाओ। तो आपको क्या करना है, इन सैयद ब्रदर्स को मारना होगा। ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने भी सैयद ब्रदर्स को मरवाने का प्लान बनाया, और वो जाकर मिले निजाम उल मुल्क से और मोहम्मद आमीन खान तुरानी से। इन दोनों से मिले और इनसे डील करी कि हम आपको एक अच्छी पोस्ट देंगे मुगल एम्पायर में, या फिर हम आपको वजीर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना है, सैयद ब्रदर्स को मारना है। तो ये लोग राजी हो गए। ठीक है, मैंने आपको बताया अच्छी पोस्ट देंगे। ठीक है, तो ये लोग राजी हो गए और इन दोनों ने क्या किया, सैयद ब्रदर्स को मार दिया। ठीक है, उसके बाद निजाम जो थे, निजाम उनको एक अच्छी पोस्ट दे दी, उनको वजीर बना दिया। ठीक है, और अब इसके आगे की कहानी क्या हुई, इसके आगे क्या हुआ, जब मोहम्मद शाह ने निजाम को अच्छी पोस्ट दे दी, वजीर बना दिया, उसके बाद कुछ टाइम बाद ना मोहम्मद शाह को फिर से वापस से डर सताने लगा। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद शाह काफी इनसिक्योर था, डरा हुआ था कि जिस तरह से हमने सैयद ब्रदर्स को मरवा दिया और मैंने वजीर बना दिया निजाम को, तो ऐसा ना हो कल को निजाम भी सैयद ब्रदर्स की तरह मुझे पपेट किंग बनाकर रखे और ये रूल करे एम्पायर पे, या फिर निजाम कहीं ना कहीं हमें मरवाने का प्लान ना बना बैठे। तो मोहम्मद शाह ने क्या सोचा कि हम ना निजाम को भी मरवा देते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह की जो प्लानिंग थी वो निजाम को मरवाने की भी प्लानिंग बनाने लगे कि हम निजाम को भी मरवा देंगे। अब निजाम को मरवाने के लिए वो लोग किसी न किसी से जाकर मिलेंगे मोहम्मद शाह। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, जब ये बात निजाम को पता चली कि मोहम्मद शाह मुझे मरवाने वाले हैं, तो निजाम जी जो मोहम्मद शाह के पास गए कि एक काम करो, मुझे आप पता है आप मुझे मरवाने वाले हो, तो आप ऐसा काम मत करो, आप मुझे मत मरवाओ। ठीक है, आप चाहते हो, आप डरो मत, हम आपको नहीं मारेंगे, ना ही आपकी कोई राजगद्दी छीनेंगे, ना ही मुझे इस एम्पायर पे रूल करना है दिल्ली पे। ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे, मैं यहां से दिल्ली एम्पायर जो दिल्ली है वो छोड़कर जा रहा हूं, और मुझे अपनी जिंदगी के कुछ समय हैदराबाद में बिताना है। ठीक है, तो आप एक काम करो, मैं यहां से हैदराबाद जा रहा हूं, आप मुझे एक पेपर पर लिख के दे दो कि मैं हैदराबाद जा रहा हूं। ठीक है, और मुझे कोई तंग ना करे, और मुझे अपनी जिंदगी कुछ समय हैदराबाद में बिताना है।
अभी देखो आप ये मैप में देखो, यहां पर तो देखो ये मराठास थे, ठीक है, यहाँ निजाम आप लिखा देख रहे हो, निजाम, ये वाला पूरा हैदराबाद है, ठीक है। तो यहां पर जब निजाम अपना दिल्ली देखो, राजा क्या वो मोहम्मद शाह तो कहाँ बैठे थे, दिल्ली की तरफ बैठे थे, दिल्ली में अपना आराम से पूरे मुगल एम्पायर को लीड कर रहे थे, डील कर रहे थे, वहां के राजा थे, ठीक है। तो मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है हम तुम्हें नहीं मारते, तुम हैदराबाद जाओ और आराम से अपनी जिंदगी के कुछ समय वहां पर बिताओ। तो निजाम दिल्ली छोड़कर कहाँ चला गया, हैदराबाद चला गया, ठीक है। और मोहम्मद शाह अपना आराम से दिल्ली में बैठ के पूरे मुगल एम्पायर पर राज कर रहे थे। अब देखो मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह के बाद जितने भी राजा है वो सारे सारे पपेट किंग रहे, दूसरा अय्याश रहे, दारू वगैरह उनको चाहिए थी, पूरा अय्याश रहते थे। तो जब निजाम हैदराबाद पहुंच गया ना, तो उसने क्या किया, उससे पहले मैं एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एक कॉन्सेप्ट क्या है, दो तरह के स्टेट होते हैं, ठीक है। यहां पर डेट लिख गया है, ठीक है, यहां पर स्टेट है, इंडिपेंडेंस स्टेट और ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। ऑटोनोमस स्टेट क्या होता है, ऑटोनोमस स्टेट का मतलब यह है कि एक ऐसा राज्य जहां पर काम वहां के उस पूरे राज्य को, उस पूरे राज्य का जो भी काम है, वहां पे जो भी आर्मी है, वहां का जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, वहां का उस पूरे एम्पायर उस पूरे स्टेट को हैंडल करने का जो पावर है वो किसी और के पास रहती है। लेकिन अगर कभी सिग्नेचर कराने होते हैं या कोई स्टैंप लगवानी होती है किसी चीज के ऊपर, तो वो राजा कराता है। मतलब राजा का काम तो सिर्फ स्टैंप लगाना हो जाता है या सिग्नेचर करना होता है, लेकिन वहां उस पूरे स्टेट को हैंडल कौन करता है, कोई और इंसान, उसको कहते हैं ऑटोनोमस स्टेट, ठीक है। और इंडिपेंडेंस स्टेट का मतलब ये होता है एक ऐसा स्टेट जहां पे उस पूरे स्टेट को या उस पूरे एम्पायर को राजा ही संभाले, मतलब पूरे राजा ही, उसका खुद का, वहां का खुद का राजा स्टैंप लगाएगा, खुद का राजा रूल्स रेगुलेशंस बनाएगा, खुद का वहां का खुद का वो खुद राजा, मतलब उस पूरी आर्मी को यानी पूरे एम्पायर को खुद किंग हैंडल करता है और खुद ही स्टैंप लगाता है, खुद ही सिग्नेचर करता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंस, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मराठास के जो थे, अपने जो किंग थे, वहां के किंग, मराठास के किंग, वो खुद ही थे, उस पूरे एम्पायर को खुद ही हैंडल करते थे। लेकिन ऑटोनोमस स्टेट का मतलब ये हो जाता है काम कोई और करे, लेकिन किंग को सिर्फ स्टैंप या सिग्नेचर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इसकी आगे की कहानी क्या हुई कि जब निजाम हैदराबाद पहुंच गया, ठीक है, मोहम्मद शाह ने भाई पेपर पे लिख के दे दिया कि ठीक है आप जाओ, आराम से वहां पर अपनी जिंदगी का कुछ समय बिताओ और ऐश करो, ठीक है। लेकिन जब निजाम हैदराबाद पहुंचा तो हैदराबाद के लोगों से निजाम ने कहा, सबको डरा दिया, धमका दिया कि सब लोग चुप हो जाओ, मैं यहाँ का राजा हूं, मोहम्मद शाह ने मुझे यहाँ का राजा बनाकर भेजा और इस जगह को, पूरे स्टेट को मैं हैंडल करूंगा, मेरे पास सारी पावर्स हैं और सब कुछ मैं चलाऊंगा, यहाँ की आर्मी, हर एक चीज को, ठीक है। तो वहां के लोग भाई ठीक है, अब अगर तुम लोगों ने कुछ भी हरकत करी, कुछ भी बोला, तो मैं मोहम्मद शाह से शिकायत कर दूंगा। ये सब चीजें हुई, ठीक है। तो जब निजाम दिल्ली छोड़कर हैदराबाद आए, तो अब आप ये देखो कि हैदराबाद जब काम कौन कर रहा है, निजाम कर रहा है। निजाम ने आकर बोल दिया मैं राजा हूं, मैं यहाँ की सारी चीजें हैंडल करूंगा, इस स्टेट की आर्मी को मैं हैंडल करूंगा, सब कुछ काम मैं करूंगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस। बस निजाम क्या करता था, देखो राजा तो दिल्ली में जो बैठा था वो तो पूरा दारू में बैठा था, नशे में बैठा था, उसको कोई होश ही नहीं, उसको कोई मतलब ही नहीं एम्पायर से, ठीक है। तो ये चीज निजाम को पता थी, मोहम्मद शाह को कोई मतलब नहीं, वो बस पूरा अयाशी की तरह आराम से अपने दिल्ली में बैठ के ऐश कर रहा था। और यहां निजाम हैदराबाद वाले लोगों से, मतलब वहां की पूरे हैदराबाद को हैंडल कर रहे थे कि यहाँ की आर्मी, यहाँ की पावर, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ। लेकिन बस कभी कभी जरूरत पड़ती थी, अगर निजाम के स्टैंप की, निजाम को अगर किसी राजा के स्टैंप की जरूरत पड़ती थी, सिग्नेचर की जरूरत पड़ती थी, तो वो दिल्ली जाकर राजा का बस स्टैंप और सिग्नेचर ले आते थे। तो निजाम ने कहीं ना कहीं हैदराबाद को एक ऑटोनोमस स्टेट बना दिया था, ठीक है। उसके बाद क्या हो, निजाम हैड कम, फिर मोहम्मद शाह ने वो सारी चीजें कर दी, ठीक है। उसके बाद देखिए निजाम हैड केम आफ्टर टेलिंग मोहम्मद शाह इफ दैट इफ यू आर अफ्रेड देन आई एम, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई कि निजाम दिल्ली छोड़कर आ गया क्योंकि मोहम्मद शाह काफी डरे हुए थे कि निजाम उनकी डेथ, उनको मार ना दे, ठीक है। और मैं अपनी कुछ और ये बोलकर आए थे कि मैं अपनी जिंदगी के कुछ समय अपना हैदराबाद में बिताना चाहता हूँ, और ये सब चीजें उन्होंने पेपर में लिख कर दे दी मोहम्मद शाह ने, और ठीक है। और इस तरह से निजाम जो था हैदराबाद पे रूल करने लग गया, ठीक है। और मोहम्मद शाह दिल्ली में बैठे थे, उन्हें कहाँ इतनी सारी चीजें पता थी, वो तो उसको तो पूरे एम्पायर का ही कोई मतलब नहीं था, लेना देना ही नहीं था, ठीक है। तो वो ये चीज करके निजाम आके हैदराबाद में रूल करने लग गया। फिर निजाम ने सब चीज़ें वहाँ के लोगों को डरा दिया, धमका दिया कि सब कुछ मैं हैंडल करूंगा, मुझे मोहम्मद शाह ने यहाँ का राजा बनाकर भेजा है, ऐसे ऐसे, और पेपर पर लिखकर भेज दिया था। जब पेपर पे लिख के दे दिया तो ऑब्वियसली सबको यकीन हो ही जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। तो निजाम कहीं ना कहीं पूरे हैदराबाद पे रूल करने लग गया।
और धीरे धीरे वो सारी चीजें करते करते एक ऑटोनोमस स्टेट बनाया हैदराबाद को, और धीरे 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 कहीं ना कहीं उसने क्या किया, हैदराबाद को मुगल एम्पायर से अलग कर दिया। ठीक है, कहीं ना कहीं अलग ही कर दिया था उसको। बस क्या, एक सिग्नेचर और स्टैम्प की कभी जरूरत पड़ती थी तो वो दिल्ली जाता था, मोहम्मद शाह से सिग्नेचर स्टैम्प करवा लाता था, लेकिन उसने कहीं ना कहीं सारी चीजें कर करके रूल किया पूरे हैदराबाद, और हैदराबाद को सेपरेट कर दिया किससे, मुगल एम्पायर से। तो ये फर्स्ट डिसइंटीग्रेशन था। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टुकड़ा कर दिया, यानी कि हैदराबाद को दिल्ली यानी कि मुगल एम्पायर से अलग कर दिया कहीं ना कहीं। ठीक है, तो फर्स्ट था कि मुगल एम्पायर का जो सबसे पहला जो टुकड़ा हुआ, फिजिकल टुकड़ा हुआ, वो हैदराबाद मुगल एम्पायर से अलग हुआ, जिसको निजाम ने अलग किया। याद रखना, ठीक है, ये चीज मैंने बताया। निजाम वॉज हैंडलिंग वेंट टू मोहम्मद शाह फॉर सिग्नेचर। ठीक है, वो सिर्फ सिग्नेचर और स्टैम्प के लिए जाता था, बट कहीं ना कहीं उसने हर एक चीज ना, हर एक आर्मी को, चाहे वहां के रूल्स रेगुलेशंस हो, चाहे कुछ भी स्ट्रेटेजी हो, कुछ भी करना था हैदराबाद में, सिर्फ निजाम करता था, राजा को कोई मतलब नहीं था। और इस तरह से उसने हैदराबाद को मुगल एम्पायर से अलग कर दिया। ठीक है, तो ये पहला ऐसा था फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का जो कि हुआ था। ठीक है, अब इसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट के साथ मुगल एम्पायर के ऐसे और भी टुकड़े हुए। अब वो कैसे हुए, क्या हुआ, निजाम जाकर मिले किससे, देखो निजाम ने ये भी कहा हैदराबाद वाले लोगों से कि मेरा जो नाम है ना, चिनकुलिच खान भी है। अब देखो यहां पर निजाम के 3 नाम हो गए। एक तो निजाम नाम खुद हो गया इसका, देखो मैंने यहां पर बताया था आपको, ये देखो यहां पर मैंने बताया था निजाम उल मुल्क, ये एक इसका पहला नाम था। दूसरा इसका नाम असफ जहां भी था। ठीक है, और तीसरा इसने अपना नाम बताया हैदराबाद वाले लोगों को कि मेरा नाम चिनकुलिच खान भी है। ठीक है, तो 3 नाम इसके याद रखना, 3 जगह से आप, 3 तरह से आपको इसको नाम के इसके बारे में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी जैसे निजाम ने जब हैदराबाद को धीरे धीरे राज करके, रूल रेगुलेशंस करके, आर्मी हैंडल करके, हर एक चीज़, वहाँ का पैसा, वहाँ की फाइनेंस, हर एक चीज़ को खुद हैंडल किया, और इस तरह से उसने मुगल एम्पायर को जैसे मुगल एम्पायर से जैसे हैदराबाद को अलग किया, सेम उसी तरह से जब क्या हुआ, उसी उसी सेम कंसेप्ट के साथ और भी टुकड़े हुए। और भी टुकड़े कैसे हुए, यानी लेकिन एक चीज याद रखना, सबसे पहले एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कौन से राजा के समय पर हैदराबाद का यानी कि मुगल एम्पायर का फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था, वो जो स्टेट था वो हैदराबाद था, और मोहम्मद शाह रंगीला जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में हैदराबाद यानी कि फिजिकल डिसइंटीग्रेशन मुगल एम्पायर का मोहम्मद शाह रंगीला जो राजा थे उनके टाइम पीरियड में हुआ था। याद रखना, ठीक है। और मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड कौन सा था, 1719 से लेकर 1748। अब एक चीज याद रखना, मैंने अभी तक आपको यह बताया है कि मुगल एम्पायर के बहुत सारे टुकड़े हुए, यानी कि बहुत सारे लोगों ने राज किया मुगल एम्पायर पे, ठीक है, अटैक किया, जैसे कि मराठास ने चौथ और सरदेश मुखी भी ली, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने भी कलकत्ता को हैंडल किया, वहां पे दीवार खड़ी कर ली चारों तरफ, या फिर ट्रेडिंग करने लगे बहुत अच्छे से। तो मैंने आपको बताया कि जो मोहम्मद शाह का जो टाइम पीरियड था वो 1719 से लेकर 1748 था, ठीक है, ये याद रखना 1748। तो एक बीच में आता है 1724। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कुछ 1724 से पहले की जो भी कहानी होगी मुगल एम्पायर की, उस टाइम जो भी मुगल एम्पायर में अटैक हुआ, चाहे सर चौथ और सरदेश, देखो चौथ और सरदेश मुखी का मतलब यहां पर यह था कि मराठास को उस जमीन का पैसा मिलता था, मतलब 25% टैक्स मिलता था टोटल रेवेन्यू का, चौथ और सरदेश मुखी 10% मिलती थी उसी 25% से। तो वहां से कुछ पैसा मिलता था मराठास को, लेकिन मराठास रूल नहीं कर रहे थे उस जगह पर, ठीक है, वो जमीन नहीं थी मराठास की, बस वहां का कुछ चौथ और सरदेश मुखी यानी कि कुछ रेवेन्यू से कुछ टैक्स उन्हें दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं वो जगह तो मुगल एम्पायर की थी, तो ये नहीं था कि वो फिजिकली टुकड़ा हो चुका था, मतलब वो जमीन मराठास को दे दी थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो 1724 से पहले जो भी था कि ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिंग करी, ब्रिटिशर्स ने राजाओं से अलग अलग जमीन ले ली, टैक्स माफ करा दिया, ठीक है, मराठास के अटैक हुए, चौथ और सरदेश मुखी हुई, तो ये सब चीजें 1724 से पहले हुई, ठीक है। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर का जो डिसइंटीग्रेशन था वो इकोनॉमिकली था, पॉलिटिकली था, यानी कि कई राजाओं ने अटैक किया, बहुत सारी चीज़ों, इकोनॉमिकली पैसा भी उन्होंने चौथो सरदेश मुखी मराठास को दी, पॉलिटिकली कई राजा आए जिन्होंने राज किया, ठीक है, या और राजाओं को ज़मीन दे दी कि वहाँ पर आप राज करो।
मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर हुई, ठीक है, मिलिट्री पे कोई ध्यान नहीं दिया। देखो 1724 से पहले इस तरह से मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री, ठीक है। लेकिन 1724 के बाद जो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ वो फिजिकली हुआ। फिजिकली मतलब एक परमानेंट टुकड़ा हट गया मुगल एम्पायर से, और वो था हैदराबाद, जिसको किया था निजाम ने। तो याद रखना 1724 के पहले की बात करूं तो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्री, इन तीन तरह से डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो 1724 के बाद की बात करें तो फिजिकली डिसइंटीग्रेशन हुआ था हैदराबाद, जो कि मुगल एम्पायर से अलग हुआ था, ठीक है। सेम उसी तरह से क्या कॉन्सेप्ट रहा कि जब निजाम मिले किससे, मुर्शिद कुली खान से। मुर्शिद कुली खान कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। अब इन्होंने भी जब निजाम को देखा कि किस तरह से इसने राजा को, मोहम्मद शाह रंगीला को बेवकूफ बनाकर, किस तरह से उसका मतलब उसके मजे लेकर और किस तरह से उसे चालाकी करके उसने हैदराबाद का राजा बना, और उसने हैदराबाद को मुगल एम्पायर से अलग किया और सब कुछ खुद रूल्स एंड रेगुलेशंस किए, सब कुछ खुद अपने हाथ में ले लिया। तो उसी तरह से मुर्शिद कुली खान के दिमाग में भी ये कीड़ा जागा, ये आइडिया आया कि मैं भी ऐसा करता हूं। क्योंकि देखो सभी को ना ये चीज पता थी कि मुगल एम्पायर के राजा ना नशेड़ी थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था मुगल एम्पायर से। तो सबके दिमाग में ऐसी तरह से लालच उठने लग गया, ठीक है। निजाम के बाद मुर्शिद कुली खान के दिमाग में आइडिया आया, तो मुर्शिद कुली खान ने भी सेम बंगाल को, उसके भी मन में लालच जागा, उसने भी सेम चीजें करी, बोला मैं भी कब तक गवर्नर बन के रहूंगा। तो उसने भी क्या किया, बंगाल को एक ऑटोनोमस स्टेट बना दिया, यानी कि काम तो सारे वो खुद करने लगा, हैंडल अपने हाथ में ले लिए, बस स्टैंप और सिग्नेचर लगाने के लिए राजा के पास चला जाता था, ठीक है। तो बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने ऑटोनोमस स्टेट बनाया, और इसने भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं बंगाल को मुगल एम्पायर से अलग किया, ठीक है। सेम उसी तरह से आगे क्या हुआ, एक अवध नाम की जगह है, ठीक है, ये देखो आप, अवध नाम की जगह, इसके यहाँ पर जो थे वो सादत अली खान थे, इन्होंने भी इस अवध को ऑटोनोमस स्टेट बनाया। निजाम और कुली खान की काम को देखकर या उनसे आइडिया लेकर उसके इन सब लोगों के दिमाग में धीरे धीरे लालच जागा, और इस तरह से आप देखो कि कितने, हैदराबाद पहले अलग हुआ, निजाम ने किया, उसके बाद मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को ऑटोनोमस स्टेट बनाया, उसके बाद सादत अली खान ने अवध को ऑटोनोमस स्टेट बनाया। तो इस तरह से फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ किसका, मुगल एम्पायर का। आप देखो यहां तो ये तो मराठास थे, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये हैदराबाद आप देखो फिजिकली कहीं ना कहीं अलग हुआ, फिर ये देखो अवध ये अलग हुआ, उसके बाद आप यहां पर देखो यहां पर अपना ये बंगाल था, ठीक है। इसका एक और मैं पिक्चर आपको दिखाऊं तो, ठीक है। तो इस तरह से ना टुकड़े हुए, फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुए किसके, मुगल एम्पायर के, और बस इसी तरह से कहानी चलती चलेगी, और भी टुकड़े होते चले गए। और इसके आगे की कहानी क्या है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बताया कि सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कौन से राजा के टाइम पर सबसे पहला फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ था, तो या फिर कौन से ऐसे स्टेट था जो फिजिकल डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट टाइम हुआ था, तो आप अगर ऑप्शंस आते हैं तो आप सबसे पहले बताओगे मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पर फर्स्ट फिजिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, जो कि था हैदराबाद, और वहाँ के, और उसको किसने अलग किया था, उनका नाम था निज़ाम, या चिनकुलिच खान आ सकता है, ठीक है, या फिर आपको असफ जहां करके आ सकता है, ठीक है। तो तीन नाम आ सकते हैं, आप टिक कर देना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है, सेकंड नंबर पे पूछा, अवध हो गया, बंगाल हो गया, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये थी इस वीडियो में आज की कहानी, और ऑटोनोमस स्टेट, इंडिपेंडेंस स्टेट का मतलब क्या होता है यह मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जो कि पढ़ना चाहते हैं और जो कि नहीं उतना अफोर्डेबल है कि वो कोई कोचिंग या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अफोर्ड कर सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।